गुड इवनिंग फ्रेंड्स। एक नया प्रोबेबल क्वेश्चन सेट के साथ मैं फिर हाजिर हूँ, आपका फ्रेंड पूर्णचंद्र साहू। दोस्तों, माइनिंग मेट 2020 का एग्ज़ाम रिसेंटली आने वाला है, तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं मेरा एक बहुत दिन बाद के बाद एक वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ, जो कि प्रोबेबल क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड है और स्पेशली माइनिंग मेट एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। तो इस क्वेश्चन सेट को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले कि हम लोग क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करें, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन, प्रिकॉशन अगेंस्ट फायर कम्स अंडर रेगुलेशन नंबर डैश ऑफ MMR 1961। MMR 1961 का कौन सा रेगुलेशन में प्रिकॉशन अगेंस्ट फायर के बारे में बताया गया है। दोस्तों, माइनिंग मेट एग्ज़ाम जो लोग अपियर करने चाह रहे हैं उन लोगों के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग ज़्यादातर MMR 1961 के ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि माइनिंग मेट एग्ज़ाम में ज़्यादातर रेगुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं और जो इम्पोर्टेंट रेगुलेशंस है वो तो आप लोग सभी को मालूम है, जैसे फायर हो गया, डस्ट हो गया, सरफेस वाटर के अगेंस्ट में जो डेंजर, ये सब जो रेगुलेशंस है ओपन कास्ट वर्किंग 106 वाला, इसको आप लोग ज़रूर अच्छे से तैयारी करके जाइए। तो ये जो क्वेश्चन है इस टाइप का डायरेक्ट क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाते हैं कि कौन ये रेगुलेशन में क्या लिखा गया है, वो रेगुलेशन में क्या लिखा गया है। उसी तरह ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फायर का अगेंस्ट में प्रिकॉशन किस रेगुलेशन में डिस्कस किया गया है। रेगुलेशन 114, रेगुलेशन 119, रेगुलेशन 124, रेगुलेशन 127। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, रेगुलेशन 119। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। आज पर MMR 1961 ए ब्लास्टर इज ए डैश। MMR 1961 के हिसाब से एक ब्लास्टर क्या है? ऑप्शंस क्या क्या है? कॉम्पिटेंट पर्सन, ऑफिसर, ऑफिशियल, बोथ A एंड C। इसका सही आंसर क्या है? एक ब्लास्टर किस कैटेगरी में जाता है? कॉम्पिटेंट पर्सन, ऑफिसर, ऑफिशियल, या फिर दोनों, कॉम्पिटेंट पर्सन भी ऑफिशियल भी? इसका सही आंसर है दोस्तों, इसको आंसर देने से पहले मैं बता देना चाहूँगा कि जो MMR में शुरुआत में रेगुलेशन 2 में जो डेफिनेशंस वाला चीज़ें हैं उसको आप लोग ज़रूर अच्छे से तैयारी करके जाइए। किसको हम लोग कॉम्पिटेंट पर्सन बोलते हैं माइंस में, किसको ऑफिशियल बोलते हैं, उसको आप लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। और इसका सही आंसर क्या होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का? कॉम्पिटेंट पर्सन, जो कि ऑप्शन ए में है। ब्लास्टर को हम लोग ऑफिशियल में काउंट नहीं करते हैं, लेकिन उसको हम लोग ऑफिशियल में काउंट नहीं करते हैं, लेकिन वो कॉम्पिटेंट पर्सन में जाएगा। तो कॉम्पिटेंट पर्सन का डेफिनेशन अगर पढ़ेंगे और ऑफिशियल का डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा कि क्यों वो ऑफिशियल में नहीं जाएगा और क्यों कॉम्पिटेंट पर्सन में जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूटीज ऑफ मैगजीन इंचार्ज इज गिवन इन रेगुलेशन नंबर डैश। मैगजीन का एक इंचार्ज रहता है जो रिसीव करता है, इशू करता है, ये सब काम करता है मैगजीन इंचार्ज का। ड्यूटीज ऑफ मैगजीन इंचार्ज आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा गया है। तो ये जो ड्यूटीज है उस मैगजीन इंचार्ज का, ये कहाँ प्रेस्क्राइब किया गया है, कौन सा रेगुलेशन में? रेगुलेशन 59, 61, 54, 58। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 58। रेगुलेशन 58 में ड्यूटीज ऑफ मैगजीन इंचार्ज के बारे में डिस्कस किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, परमिसिबल रेस्पिरेबल डस्ट कंसेंट्रेशन इन इंडियन माइंस इज डैश। इंडियन माइंस में
रेस्पिरेबल डस्ट तो रहेगा माइंस में, क्योंकि हम लोग माइनिंग कर रहे हैं, हम लोग ब्लास्टिंग कर रहे हैं, हम लोग ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, हम लोग क्रशिंग कर रहे हैं, हम लोग स्क्रीनिंग कर रहे हैं। तो ये सारे एक्टिविटीज़ में हम लोग रेस्पिरेबल डस्ट को टोटली जीरो नहीं कर सकते। हम उसका कंसंट्रेशन को परमिसिबल लेवल के अंदर में रखने के लिए प्रिकॉशन ले सकते हैं, जैसे वाटर सप्रेशन हो गया, स्टैटिक स्प्रिंकलर वगैरह हो गया। फिर होपर में हम लोग जो फ्यूजिटिव वाटर स्प्रिंकलिंग करते हैं। तो ये सब प्रिकॉशनरी मेजर्स है। तो ये सब मेजर्स लेने के बाद हमारा जो रेस्पिरेबल डस्ट कंसंट्रेशन रहता है इंडियन माइंस में, उसका परमिसिबल फिगर क्या है, मतलब कितना रेंज के अंदर ये परमिसिबल है। अगर उतना रेंज के अंदर रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो परमिसिबल रेंज क्या है, 3 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब ऑफ एयर, 6 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब ऑफ एयर, 5 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब ऑफ एयर और 4.5 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब ऑफ एयर। इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है 3 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब ऑफ एयर। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर याद करके जाइए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरल रिक्वायरमेंट्स ऑफ माइन प्लान इज इन MMR 1961 इज गिवन इन डैश। माइन प्लान जो बनाते हैं हम लोग MMR 1961 के अंतर्गत, उसका जो जनरल रिक्वायरमेंट्स होता है, मतलब जनरल रिक्वायरमेंट्स का मतलब क्या हो गया कि माइन प्लान में हम किस किस चीज़ को शो करेंगे, मतलब कंपलसरी, मतलब जैसे माइंस का नेम हो गया, बहुत सारे चीज़ें, उसका स्केल हो गया, RF हो गया, ये सब उसमें मेंशन किया गया है। कौन सा रेगुलेशन में ये सब मेंशन किया गया है, ये सब जनरल रिक्वायरमेंट्स, रेगुलेशन 60, रेगुलेशन 62, रेगुलेशन 68, रेगुलेशन 61। इसका सही आंसर क्या है, रेगुलेशन 60। रेगुलेशन 16 में 60 ओके 60, रेगुलेशन 60 में जनरल रिक्वायरमेंट्स ऑफ माइन प्लान के बारे में डिस्कस किया गया है। ओके, ये एक इम्पोर्टेंट रेगुलेशन है। मॉडर्न मेथड ऑफ स्लोप मॉनिटरिंग इज डन बाय डैश। स्लोप मॉनिटरिंग, स्लोप फेल्योर का चांस रहता है कहाँ पे, डंप में, तो उसको मॉनिटर करने के लिए जो मॉडर्न मेथड यूज हो रहा है आजकल, इसको डीजे में सर्कुलर के माध्यम से भी सर्कुलेट किया गया है। तो कौन सा मेथड यूज होता है स्लोप मॉनिटरिंग के लिए, SSR, GPR, GPS, DGPS। इसका सही आंसर क्या है, कोई आदमी जो वीडियो देख रहे हैं उनको लग रहा होगा कि DGPS मॉडर्न मेथड ऑफ स्लोप मॉनिटरिंग नहीं है। इसका सही आंसर है SSR। SSR क्या है, स्लोप स्टेबिलिटी राडार। स्लोप स्टेबिलिटी राडार यूज होता है स्लोप मॉनिटरिंग के लिए। ओके, Which one among these is not a notified disease under सेक्शन 25? माइंस एक्ट का सेक्शन 25 पढ़ेंगे तो नोटिफाइड डिजीज के बारे में डिस्कस किया गया है। और डीजे में सर्कुलर को रेफर करेंगे तो पहले 5 था नोटिफाइड डिजीजेस, आजकल और 3 ऐड हो गया है, टोटल कुल मिला के 8 नोटिफाइड डिजीजेस है। तो ये जो ऑप्शंस दिया गया है, इनमें से कौन सा डिजीज एक नोटिफाइड डिजीज के तहत हम लोग काउंट नहीं करते हैं। ऑप्शंस क्या क्या है, सिलिकोसिस, न्यूमोकोनियोसिस, साइडेरोसिस, सीडेरोसिस, एस्बेस्टोसिस। ये 4 डिजीज में से कौन सा डिजीज नोटिफाइड डिजीज के हिसाब से काउंट नहीं होता है। इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है सीडेरोसिस। सीडेरोसिस अभी तक एक नोटिफाइड डिजीज के हिसाब से उसको हम लोग नहीं माने हैं। अभी तक कुल मिला के 8 है नोटिफाइड डिजीजेस। ओके, तो उस 8 का आपको याद रखना पड़ेगा नाम। अगर इस 8 का नाम आपको नहीं मिलता तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, मैं आपको आंसर बता दूंगा। लेकिन ये जो ऑप्शन में से सीडेरोसिस जो है ये नोटिफाइड डिजीजेस नहीं है, बाकी जो 3 है ये सब नोटिफाइड डिजीजेस है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फॉर कैलकुलेटिंग एनुअल लीव विथ वेजेस फॉर ओपन कास्ट वर्कर्स 1 डे फॉर एवरी 10 डेज ऑफ वर्क। जब ओपन कास्ट वर्कर का एनुअल लीव विथ वेजेस कैलकुलेशन होता है तो उसको कितना दिन वर्किंग के हिसाब से एक
लीव मिलता है उसका जो मैं कैलकुलेशंस का प्रोसीजर क्या है, अंडरग्राउंड वर्कर्स के लिए अलग है, ओपन कास्ट वर्कर्स के लिए अलग है। तो कितना दिन ड्यूटी करने से एक लीव उसके लिए वो एलिजिबल रहता है, ये बोल रहा है क्वेश्चन। ऑप्शन क्या है, 10, 15, 20, नॉन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं। तो क्या होगा इसका सही आंसर? कितना दिन ड्यूटी करने से एक ड्यूटी मिलता है, एक लीव के लिए एलिजिबल होता है एक ओपन कास्ट वर्कर? इसका सही आंसर है 20, 1 डे फॉर एवरी 20 वर्किंग डेज। 20 का दिन काम अगर करता है एक ओपन कास्ट वर्कर तो एक लीव के लिए वो एलिजिबल होता है। और बिलो ग्राउंड यानी कि अंडरग्राउंड माइंस का वर्कर्स के लिए 15 दिन में एक दिन का लीव प्रिस्क्राइब किया गया है, और ओपन कास्ट वर्कर्स के लिए 20 दिन में एक लीव। ओके, तो इसका सही आंसर होगा 20। Which of the following earning is not included in the ordinary rate of wages of the mine employee? एक माइंस एम्प्लॉय का ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेजेस जो रहता है, इसमें ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेजेस में ये जो ऑप्शन दिया गया है, कौन सा अर्निंग को उस ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेजेस में हम लोग ऐड नहीं करते, वही बोल रहा है क्वेश्चन। ओके, तो ऑप्शन क्या क्या है? बेसिक वेजेस, डीए, बोनस एक्सक्लूडिंग इंसेंटिव बोनस फॉर प्रोडक्शन, नॉन ऑफ दीज। तो कौन सा अर्निंग को हम लोग ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेजेस में इंक्लूड नहीं करते? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि जो प्रोडक्शन इंसेंटिव के हिसाब से मिलता है उसको हम लोग ऐड करेंगे, लेकिन उसको छोड़ के बाकी जितना बोनस मिलता है हर जगह अलग अलग रहता है, वही बोनस को हम लोग ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेजेस कैलकुलेशन करने के समय उसको हम लोग ऐड नहीं करते। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, बोनस एक्सक्लूडिंग इंसेंटिव बोनस फॉर प्रोडक्शन। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ पीएमई? पीएमई एक माइन एम्प्लॉय का आईएमई होता है, पीएमई होता है। तो पीएमई का फुल फॉर्म क्या है? प्रीमैच्योर मेडिकल एग्जामिनेशन, प्रायर मेडिकल एग्जामिनेशन, पीरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन, नॉन ऑफ दीज। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पीरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन। जो दो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, एक होता है आईएमई यानी कि इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन। कोई भी माइन एम्प्लॉय जब माइंस में ज्वाइन करता है तो उस टाइम जो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, इसके बाद जाके उसका एनरोलमेंट होता है फॉर्म ए में, वोकेशनल ट्रेनिंग के बाद उस मेडिकल एग्जामिनेशन को बोला जाता है आईएमई, इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन। इसके बाद हर 5 साल में एक बार होता है पीरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन। उसका भी कैटेगरी है, जिसका एज 45 ईयर्स से ज़्यादा है उसका 3 साल में एक बार पीरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। इसके बाद कुछ स्पेशल कंडीशंस है, कुछ माइंस के लिए 1 साल में होता है, कुछ माइंस के में हर 2 साल करने का प्रबंधन है। तो वो सब आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये पर्टिकुलर जिसको कि हम आगे चल के कुछ जो नेक्स्ट वीडियो में मैं उस सब के बारे में आपको डिटेल्स में बताऊंगा। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर होगा कि पीएमई का फुल फॉर्म क्या है? पीरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन। ओके, तो दोस्तों ये था कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर माइनिंग मेट एग्जामिनेशन 2022। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल। और एक बात आपको ज़रूर बोलूँगा कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।